नहीं, जरूर है। भाजपा ने तो बहुत दर्द दिया है, सही मायने पूछिए तो भाजपा ने बहुत दर्द दिया है। उपेंद्र जी अनुभवी लीडर हैं, वो भी एक पार्टी चलाए हुए हैं। मतलब बार बार सरकार बदल देते हैं, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, इसको चाणक्य कहते हैं। देश की कई भटकाव हम लोगों ने देखा है, 1.5 साल पर भी सरकार को बदलते हुए देखा है। में जो रिवीजन, जिसको रिमिशन बोलते हैं, परिहार बोलते हैं, उसमें नेचुरली मिल जाता है और 14 वर्ष में स्वतः छूट जाता है। साथियों से धोखा करोगे तो धोखा खाओगे भी। आनंद मोहन की चर्चा की, तो अभी हाल ही में आनंद मोहन को लेकर चर्चा है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मैं पार्टी में काम करूंगा, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके आगे मैं जरूर लोकसभा का राजनीति कुछ मन में होगा ना कि अब आगे क्या करना है। 60 वर्ष से अधिक आयु हो, उनकी कैरेक्टर सही हो, 14 वर्ष का जेल काट चुके हों, तो राज्य सरकार उसमें फैसला ले सकती है। हम लोग देखिए क्रिमिनल बैकग्राउंड में कभी नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग क्रिमिनलों से कभी डरे नहीं। दौर में हम लोगों ने शामिल हुआ और लोगों को आश्वस्त किए कि जो दायरा हमारे है, इस दायरे में किसी बाहुबलियों को नहीं चलने दूंगा। 2005 में आपने चुनाव लड़ा, 2005 में कैसे आपको टिकट मिला अचानक से? लेकिन लोजपा से जो एक्सपेक्ट किए थे हम लोगों ने जिस टिकट को लेकर, वो नहीं मिला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये हमारा खास शो द हॉट टॉक्स है, जहां हम बिहार के उन सियासी दल के नेताओं से मुलाकात आपको कराएंगे, उनके जीवन परिचय को लेंगे, राजनीतिक परिचय को लेंगे और उनके विजन को लेंगे, कैसे वो शुरुआत के समय में थे और अंत में बिहार की सियासत के सबसे बड़े नाम कैसे बने। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजपूत समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं जय कुमार सिंह। सरकार में 4 मंत्रालय इनके पास रहा है और लंबा राजनीतिक अनुभव है। 2001 से इनकी राजनीतिक शुरुआत होती है जिला परिषद के रूप में, और उसके बाद विधायक बनते हैं, 20 तक विधायक रहे हैं। और उसके बाद की चर्चा, यानी 2020 के बाद की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पेशे से। आप कृषि, अपने हलफनामा में आपने बताया है, इंजीनियर भी हैं आप, लंबे समय तक बाहर में पढ़ाई भी की है। शुरुआत में आप पढ़ाई में कैसे थे? क्या लगा कि आप राजनीतिक जीवन को चुना आपने? अच्छा खासा आपके पास बैकग्राउंड भी था, उसके बावजूद भी। देखिए, छात्र जीवन में हम लोग पढ़ने में भी अच्छे थे, साइंस के स्टूडेंट थे, बहुत आनंद लिए हैं, बहुत सीरियस हम लोग पढ़ाई भी किए हैं। और सासाराम के श्री शंकर हाई स्कूल बहुत रिनाउंड स्कूल था, उसे हम लोग हाई स्कूल किए, बनारस से इंटरमीडिएट किए इलाहाबाद बोर्ड से। बनारस की राजनीति उस समय छात्रों का एक बहुत ही बेहतरीन, आज के दिन में अब JNU वगैरह की हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो बनारस की राजनीति थी देश की धरातल को छूता था। और वहाँ के जो छात्र राजनीति होते हैं, कई नामचीन चेहरे बने, लोकतंत्र में कई पदों को संभाले हैं। तो वहाँ जाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ एक राजनीतिक रुचि तो हमेशा हमारा रहा है जी। और हम लोगों ने बनारस में गए और एक तरफ वहाँ BHU था जो एकदम संघ का या कांग्रेस का, दोनों का गढ़ था। आज नागपुर जो संघ की जननी कही जाती है, मैं समझता हूँ जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे 80 के से लेकर हम लोग 83 तक रहे, उस समय एक संघ का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था BHU जी। लेकिन विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हम लोगों का सरोकार था, वहाँ की राजनीति इसलिए सरोकार था कि समाजवादी बैकग्राउंड के लोग जितने भी आज आप देश में उभरे हुए देख रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं सरोकार विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से रहा है जी। हम लोगों ने चंद्रशेखर जी को अपने आदर्श मानते थे, राजनारायण जी को अपना आदर्श मानते थे। उस समय हम लोग छात्र जीवन में जब इंटरमीडिएट में था, मैं छात्रों का एक परिचर्चा हुई थी, उस समय राजनारायण जी के गाँव जाकर हम लोग लाए थे और चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग बैठकर खाना खाए हैं। और उसका एक ही मकसद रहा कि हम लोग छात्र राजनीति में शुरू हुए, और विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति जब शुरू हुई तो चंद्रशेखर जी के पार्टी, चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के रूप में उस समय हम लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। 3 आपका विद्यापीठ का अध्यक्ष बिहार के हुए जी। और उस समय जब भी बिहार की अध्यक्ष होते थे जी, उसकी मतलब ओहदा जो होता था एक सांसद से कम नहीं होता था। 1 साल की अवधि होती थी, लेकिन 1 साल में एक सांसद की जितनी चर्चा होती थी और जो औकात होती थी, उस स्टैंडर्ड में छात्र संघ उस समय दिखता था। जिस छात्र संघ का उद्घाटन चंद्रशेखर जी स्वयं आकर किए हैं जी। छात्र संघ के जब पहले अध्यक्ष होता था, उसका उद्घाटन
80-85 हज़ार छात्रों के बीच में उनकी एक भाषण होती थी। वो एक राजनीति हम लोगों ने देखा है। और उस समय से ही देखिए, राजनीति में लोग अपनी बदलते रहते हैं, पार्टियां जाते हैं। उस समय से हम लोगों का एक रग रग में समाजवाद विचारधारा एकदम भर गया था। और आगे आने वाले दिनों का एक माइंडसेट भी हो गया था कि हम राजनीति करेंगे तो समाजवाद विचारधारा पर ही राजनीति करेंगे, और राजनीति में जरूर करूँगा। लेकिन एक तरफ गार्जियन की उससे आदेश था, तो हम लोग को पढ़ना भी था। हम लोग मानता था कि पढ़ाई लिखाई करने से आगे बढ़ सकते हैं, नेतागिरी करने से नहीं। एक अपनी भी मानसिकता थी। जिस समय हम लोग छात्र जीवन में थे तो लगता था कि इस भारत की लोकतंत्र और गरिमामयी तब होगा जब पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे। एक मानसिकता हम लोग की अपनी जो छात्र जीवन का सोच था कि राजनीति में अनायास ऐसे ही आना ठीक नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और हम उस समय सोचे कि जो मेरे मन के अंदर मिशन था इंजीनियर बनने का, हम लोग कर्नाटका यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बने। और जो जिम्मेवारी थी, जो माँ बाप की जिम्मेवारी थी कि हमारे बेटा पढ़ेगा, पढ़ लिख कर कुछ कमाएगा, मैं तुरंत बॉम्बे में ज्वाइन किए। 2 साल मैं सर्विस भी किया लिमिटेड कंपनी में। उसके बाद मैं अपना एक बिल्डरशिप खोला और बहुत अच्छा खासा मेरा काम चल रहा था। और बॉम्बे की नई बॉम्बे जब डेवलपमेंट हुई थी तो हम लोग 6-7 बिल्डर होते थे, जिसकी एक चर्चा होती थी और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे हम। उसी बीच में ये 2001 आया और मैं आया था अपनी तरफ। राजनीतिक चर्चाएं होती रहती थी, मैं बॉम्बे में भी बहुत कार्यक्रम कराते रहता था। तो मन के अंदर एक राजनीति था। आए, पंचायती राज के चुनाव हो रहा था, लोगों से बात किए, सब लोग कहे कि आप इसमें लड़िए। जिला परिषद का चुनाव था, मैं लड़ा भी और जीता भी। और धीरे धीरे मन अब बॉम्बे से हम लोग को भागने लगा, क्योंकि राजनीति की वो जो कीड़ा थी जो मन के अंदर था, लगता था कि पैसा तो कमा लेंगे, कमा भी रहे थे, लेकिन जिस चीज़ में मैं जाना चाहता हूँ शायद उससे मैं अलग रास्ता देख रहा हूँ। तो जो कमाना चाहिए, जो माँ बाप का अपना अरमान था, वो करीब करीब हम लोग पूरा भी कर दिए थे। और इसके बाद राजनीति में मैं रुचि लेने लगा। कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था। 2003 में आनंद मोहन जी से मुलाकात हो रही है जी। छात्र जीवन में मैं आनंद मोहन जी की जो जज्बा थी, जिस चीज़ की एक जो उम्र था हम लोगों का, आनंद मोहन आकर्षण का केंद्र निश्चित रूप से थे। इसी दरोगा राय पथ में मेरा पहली मुलाकात हुई। चूँकि उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रामबचन पासवान जी होते थे, मेरा कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व होता था और मेरे यहाँ से 2 बार विधायक थे। उन्होंने बार बार हमको कहते थे कि भतीजा आपकी मानसिकता आनंद मोहन जी से मिलती है, आप चलिए। मैं उनको बहुत मानता था, जाति के पासवान थे, लेकिन मैं सही पूछूं तो राजनीति का एक गुरु यदि कुछ कहूँगा अपने लाइफ में तो मैं रामबचन पासवान को ही कहूँगा। और रामबचन पासवान जी ने हमको मिलवाए, आनंद मोहन जी से बात हुई और मैं देखा कि जिस रूप में, जिस चर्चा में आनंद मोहन जी रहते थे, शायद वो दिन उसका सबसे गिरावट का दिन में मैं मिला हूँ। लेकिन मैंने जो चेहरा देखा, जो जज्बा देखा उनका, कहा कि आप अभी भी हीरो हैं, आप अपनी जज्बा मत भूलिए। जिस प्रकार से लोग आपको जानते हैं वो जज्बा बनाए रखिए। रोहतास जिला में एक प्रोग्राम मैं करा रहा हूँ, आप प्रोग्राम में शामिल होइए, फिर आपको पता चलेगा कि आज भी मैं हीरो हूँ। मैं अपने लाइफ में पहला किसी का पुण्यतिथि और प्रोग्राम किया था, तब भोला पासवान शास्त्री का मैं अपनी लाइफ से शुरुआत किया, किसी का पुण्यतिथि बनाने का, और वही हमारी राजनीति की पहली नींव है। अपनी राजनीति का आपने आनंद मोहन की चर्चा की, तो अभी हाल ही में आनंद मोहन को लेकर चर्चा है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आप कितना सही मानते हैं उनके हिसाब से कि उनकी सजा पूरी हो चुकी है और आज भी वो जेल में है? नहीं, देखिए, हम तो आनंद मोहन जी का जब जेल गए तो 5 वर्ष ऐसा मैं मानता था कि आनंद मोहन जी के साथ रहे, और आनंद मोहन जी के साथ ही जॉर्ज साहब के हम लोग ज्वाइन किए थे 11th आवर में। और जो सीट मिली थी तो मैं उसकी पूरी का पूरी श्रेय आनंद मोहन जी को दिया था कि आनंद मोहन जी नहीं होते तो शायद जो मेरा सपना था कि मैं जिस दिन ज्वाइन करूंगा उसी दिन मैं टिकट लूँगा, ये मेरी एक संकल्प था मेरा जीवन का। और मैंने उस पार्टी में ज्वाइन किए और दूसरे हाथ से हमने टिकट लिया। एक तरफ ज्वाइनिंग, एक तरफ ज्वाइनिंग, एक तरफ ये मैं आनंद मोहन जी से एक बार हमको दिल्ली ले जा रहे थे, मैंने कहा था
भैया मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरे जीवन का संकल्प है इंडिया के चारों कोना घुमाऊं, दिल्ली जाऊंगा तो सिर्फ टिकट लेने जाऊंगा। अच्छा, आप आनंद मोहन के साथ रहे हैं, उनसे जुड़ी जब बात आपने छेड़ी तो एक सवाल सभी लोगों के मन में उठता है। हम लोगों ने वो दौर नहीं देखा, एक वो भी दौर था जब आनंद मोहन का क्राइम से नाता जुड़ा था। बिहार में नीतीश और लालू जी यानी आपस में लड़ रहे थे कि हम सरकार में आ जाएं। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज का दौर था, कहा जाता है तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती है, आपको लगता है कि उसमें आनंद मोहन, पप्पू यादव सहित जो कई नेताओं का नाम सामने आता है वो लोग संलिप्त थे? देखिए, आनंद मोहन को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया, हम लोग बहुत करीब से जानते हैं। आनंद मोहन संघर्षशील व्यक्ति है, संघर्ष में विश्वास रखता है। आनंद मोहन झुकना नहीं जानता है और आनंद मोहन बहुत बड़ा दिल का है, बहुत सॉफ्ट आदमी है। दुश्मनी भुलाने का भी उस महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति है। आपसे अभी दुश्मनी हुआ, कल मित्रता में तब्दील कर देते हैं। आनंद मोहन को कभी भी क्रिमिनल रहते तो मैं जरूर कहता, क्रिमिनल से कोई दूर दूर तक उसका मतलब नहीं था। हाँ, संघर्षशील व्यक्ति उसे पसंद था, जो जज्बा रखते हैं वो पसंद था। आनंद मोहन बोल्ड थे, मतलब सरकार के खिलाफ बोलना बिल्कुल क्रिमिनल की। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि सत्ता के करीब तक रहे हैं और जो ही सत्ता मिलती है वो विरोधी हो जाते हैं। एक जरूर पहचान बन गया वो आनंद मोहन का। लेकिन आनंद मोहन बिल्कुल समाजवाद बैकग्राउंड के लोग हैं, चंद्रशेखर जी के घराने से निकला हुआ व्यक्ति हैं, उनका भी गुरु चंद्रशेखर थे। इसलिए मैंने आनंद मोहन जी के सन्निकट जब गया तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये आनंद मोहन को जो लोग कहते हैं वो आनंद मोहन नहीं है। आनंद मोहन एक लीडर है। जहाँ तक जेल की बात है, पूरी बिहार जानता है उस घटना में आनंद मोहन जी कहीं संलिप्त नहीं थे। वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करने गए थे, चूँकि लवली जी वहाँ सांसद थी। उस समय जो घटना हुई भीड़ ने किया और जिस तरीके से उनकी सज़ा हुई वो न्यायालय की मामला है। सरकार भी उसमें कहीं ये नहीं है कि सरकार जानबूझकर फंसाई। मैं इसका भी हमेशा बोलता था कि सरकार ने कभी नहीं फंसाई है। केस हुआ, न्यायालय ने फैसला दिया। चूँकि आजीवन कारावास की कुछ नियम होता है, आजीवन कारावास का जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि 20 वर्ष सश्रम और आजीवन में क्या डिफरेंट है। 20 वर्ष सश्रम का मतलब हुआ कि उसमें जो बोलते हैं, परिहार बोलते हैं, उसमें नेचुरली मिल जाता है और 14 वर्ष में स्वतः छूट जाता है। लेकिन आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास आपको रहना है। लेकिन एक जनहित हुआ था और न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला बदला था, उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु हो, उनकी कैरेक्टर सही हो, 14 वर्ष का जेल काट चुके हों, तो राज्य सरकार उसमें फैसला ले सकती है। अब खबर है कि 26 तारीख को निकल सकते हैं, तो उसी आधार पर कि उनका कैरेक्टर सही है, आचरण, उनका व्यवहार सही है, आपको लगता है कि इस तरह का फैसला आप सरकार को देना चाहिए? नहीं, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख रहे हैं। बिल्किस बानो का आप देख लीजिए, अभी राजीव गांधी हत्या में आजीवन कारावास था, उसको छोड़ा गया। तो एक राइट तो बन रहा है, इसमें लोक सेवक की हत्या में ये नहीं निर्णय ली जाएगी। राजीव गांधी से बड़ा लोक सेवक कौन था? उनकी हत्या को जब छूट दे दिया गया तो आनंद मोहन जी को क्यों नहीं? इसलिए सरकार इसको बहुत बेहतरी से देख रही है और सरकार इसी कानून के तहत बंधन में पड़ी हुई थी कि लोक सेवक की हत्या है, इसलिए इस केस को कंसिडर राज्य सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन जब वो ये एग्जाम्पल मिल गया, 2-2, 3-3 देश में एग्जाम्पल मिल गया, तो अब उनको परिहार दे करके कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता। 2001 के दौर में आपने जिला परिषद का चुनाव जीता। उस समय का दौर 56 और 47 का था। आप चुनाव लड़ने गए, इंजीनियर थे, आपको डर नहीं लगा? देखिए, हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड में कभी नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग क्रिमिनलों से कभी डरे नहीं हैं। हम लोग को भी तो आती होगी कि चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ। हम लोग की पहचान भी वही था कि बाहुबली हम लोग नहीं थे, लेकिन कोई बाहुबली की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम लोग की तरफ आँख उठा कर भी देख लेगा। तो हम लोग को भी कभी कभी कहा गया, लेकिन हम लोग उस दायरे में नहीं थे। जिस तरह के आनंद मोहन जी को ये शिकार बनना पड़ा, उसी तरीके से कभी कभी जिला में हम लोग को भी लगा है। कई केस मुकदमा हम लोग गए, कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन बाहुबली छवि लाने का प्रयास की गई। हम लोगों ने कई बार मीडिया को भी बाहुबली छपते हुए देखा था, तो हाथ जोड़कर आग्रह करते थे कि देखो हमको बाहुबली मत लगाइए, करियर बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग बाहुबली छवि नहीं थे, लेकिन जो दौर था उस दौर में हम लोगों ने शामिल हुआ और लोगों को आश्वस्त किए कि जो दायरा हमारे है, इस दायरे में किसी बाहुबलियों को नहीं चलने दूंगा।
तो ये महसूस हमारे जिला ने किया कि जय कुमार सिंह हमारी लड़ाई स्वयं लड़ जाते। 2005 में आपने चुनाव लड़ा, 2005 में कैसे आपको टिकट मिला अचानक से, क्या हुआ था उस दौर में? देखिए, हम लोग आनंद मोहन जी के साथ थे, कोई दल नहीं थे। आनंद मोहन जी के साथ थे, लोजपा में ज्वाइन किए थे हम लोग। उसमें भी मेरा एक निर्णय था, रात में मीटिंग हुई थी, और लोजपा के साथ पूरी बिहार और झारखंड में हर जगह मैं घूमता था साथ में। लेकिन लोजपा से जो एक्सपेक्ट किए थे हम लोगों ने जिस टिकट को लेकर, वो नहीं मिला। रातों रात ये चर्चा हुई है वशिष्ठ नारायण दादा के रूम में। आनंद मोहन जी, प्रभुनाथ सिंह, चूँकि नीतीश जी और शरद जी ने अधिकृत किया कि आनंद मोहन जी को आना आवश्यक है, और हमने भी कहा, दादा से हम लोग का हमेशा होती रहती थी कि सत्ता परिवर्तन करना होगा तो आनंद मोहन जी को साथ लेना होगा। एक वहाँ एक माहौल दिल्ली में बना, और आनंद मोहन जी को बड़ी रिस्पेक्ट से लोग लिए। उसी सीट की बंटवारे में हम लोगों ने जो टिकट मिला था, हमको विक्रमगंज का टिकट मिला था। आज़ादी के बाद कभी वो राजपूत, चूँकि मेरा तो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी था, हमें अपने यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाकर लड़ना पड़ा, और वो लड़ाई हम लोगों ने जीता। जीतने के बाद हम लोगों ने लगातार राजनीति में 10 साल बाद आपका परिवर्तन हुआ। 2005 से 15 में जब आप महागठबंधन के साथ लड़े, उसके पहले तो नीतीश कुमार के साथ थे, क्या महसूस हुआ महागठबंधन खेमे में जाकर चुनाव लड़ना, कभी जिसके विरोध में प्रचार प्रसार करना, मंच से उसके विरोध में बोलना, अब उनके वोटरों से वोट मांगना, कैसे ये संभव हो पाता? नहीं, ये मुश्किल काम था, मुश्किल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए गठबंधन से, जिस गठबंधन में हम लोगों ने चला था, उस गठबंधन की कोई जवाब नहीं थी। वो एनडीए मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में दुनिया में वैसा गठबंधन कोई नहीं देखा होगा। ऐसा लय का गठबंधन था जहाँ कभी भाजपा का जिला अध्यक्ष कौन है, जदयू का जिला अध्यक्ष कौन है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता था। हर एक दूसरे के लिए मतलब अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपनी ताकत लगाता था। उस गठबंधन को भी हम लोगों ने देखा है। एक ही बात बिल्कुल फैक्ट है कि अटल जी की विचारधाराओं का पलायन होना, नई भाजपा में विचारधारा पैदा होना। मैं इसी बात को हमेशा कहता हूँ कि भाजपा होने से विचारधारा वही नहीं रह गई। विचारधाराओं किसने विचारधारा बदला भाजपा का? देखिए, जब तक अटल जी का विचारधारा रहा और सडन नरेंद्र मोदी जी की आगमन हुई जी, और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, जो देश के नामचीन पर्सनालिटी, दुश्मन होते हुए भी उसकी कोई शिकायत नहीं कर सकता है। आडवाणी के खिलाफ बोलने में विरोधियों को भी शर्म आ जाती है। मुरली मनोहर जैसे लोग उस दल में होते थे, कालराज मिश्रा जैसे लोग होते थे। ये ऐसे पर्सनालिटी थे कि दुश्मन भी शब्दों को सजावट करके को कमेंट करता था। इनकी पलायन होना नई एक पॉलिसी के तहत लगा कि ये भाजपा एक नई भाजपा की अवतार में आ गई। मतलब भाजपा पुरानी भाजपा नहीं, बदल गई। एकदम नहीं है। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, सरकार बना लेना, अपार जन समर्थन ले लेना, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो सत्य की आधारित पर, नैतिकता के आधारित पर जिस भाजपा को जाना जाता था, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो भाजपा अब नहीं रही। नीतीश कुमार जी ने जिस समय गठबंधन तोड़ा था, हम लोगों ने जिस विचारधारा को लेकर अनबैलेंस दिख रहे थे, हम लोग भी महसूस कर रहे थे। अच्छा, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ते हैं तो विधायकों से पूछते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं, चर्चा करते हैं? नहीं, हमेशा देखिए ऐसा कभी नहीं है। अभी ऐसा कभी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने वरिष्ठ साथियों को राय लेते हैं कि मैं परेशानी में हूँ, मैं जिस चीज़ को चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। और उसके तेजस्वी के साथ गठबंधन तोड़ना 2017 में सिर्फ भ्रष्टाचार था या कोई और मामला था? नहीं, देखिए, पहले हम समझते हैं कि उसमें थोड़ी सी कमी हुई राजद से भी। हम लोग की उस विचारधारा क्लियर करना चाहिए था। देखिए, हम राजद के से बिल्कुल विरोधी थे, लालू जी के विरोधी हम लोग ये पार्टी तैयार हुई थी। लेकिन बेशक ये विचारधारा एक था, हम लोग उसको याद रखते हैं कि चंद्रशेखर जी जिसका नेतृत्व करते थे देश में जनता पार्टी के रूप में, वो बिल्कुल समाजवाद विचारधारा था। और चंद्रशेखर जी की विचारधाराओं पर देश की भी नेतृत्व बनी थी,
देवेगौड़ा जी, I.K. गुजराल, चंद्रशेखर जी, समाजवाद देश की सत्ता की शीर्ष की कुर्सी भी छू लिया था। कई राज्यों में राज हुआ करता था। चिमन भाई पटेल थे गुजरात में, बिजू पटनायक उड़ीसा में थे, रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटका में थे, मुलायम जी वहाँ थे, लालू जी यहाँ थे। ये सब चंद्रशेखर जी जब नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब का ये समाजवाद था। तो विचारधारा एक रहा, आइडियोलॉजी एक रही, पार्टी खंड खंड में टूटी। तो इसको ये भविष्य में ये माना जा सकता है कि एक आइडियोलॉजी पर बनी हुई पार्टी गोलबंद हो सकती है। जब भी सत्ता का परिवर्तन करने का समय आएगा तो निश्चित है कि ये गठबंधन यदि गोलबंद होगी तो सत्ता और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन संभव दिख रहा है। उस परिस्थिति में जिसमें भाजपा के नीतीश जी छोड़े, तो इसी आधार पर छोड़े कि कम से कम चलो हमारी आइडियोलॉजी एक है, विचारधारा एक है, हम मिल सकते हैं। भ्रष्टाचार बीच में आया, हम समझते हैं कि उस समय क्लियर करना चाहिए था राजद को कि कहीं सत्ता की शीर्ष की कुर्सी संशय में न पड़े। मीडिया के बीच जवाब देने में वो अनबैलेंस महसूस कर रहे हों, तो ऐसे में मुझे क्लियर करना आवश्यक है। वो क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण वो पार्टी टूटी। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड से उस समय जब आप थे जुड़े हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आरसीपी सिंह तो उस समय नहीं जुड़े हुए थे, वो कब जुड़े थे जदयू से? देखो, वो तो हम लोग को 2010 के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, लेकिन एक चीज़ थे आरसीपी जी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, अच्छे काम कर रहे थे, अच्छा का था। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी आप एकदम डिफरेंट बिल्कुल जान लीजिए। राजनीति और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यदि ये कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है कि मैं राजनीति में आकर सफल हो जाऊंगा, तो मैं समझता हूँ को का खोज ठीक नहीं है। आप मानते हैं कि आरसीपी सिंह राजनीति में सफल नहीं है अभी तक? नहीं, राजनीति में सफल इसलिए नहीं मानेंगे अभी हम कि गलत टाइम पर गलत फैसला ले लिया। उनको रहना चाहिए था, रहना चाहिए। जेडीयू का राजनीति का एक धुरंधर का सर्टिफिकेट मिलने वाला व्यक्ति राजनीति के किनारा हो जाए तो असफलता किसके हाथ, किसकी जिम्मेदारी? निराशा आप लोगों के हाथ भी लगी होगी। देखिए, हम लोग चाहते थे कि इसलिए 15 और 20 का टिकट तो उन्हीं ने आपका फाइनल किया होगा, आप भी चुनाव लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा भूमिका में थे, कार्यकर्ताओं को भी संग्रह कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की बातें आने लगी कि भाजपा ने गुमराह कर रहा है, आरसीपी जी को विशेष तरजीह दे रहा है, तो हम लोग को भी एक बहुत बार मिला, हमारे साथी कई भागे। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, तो भाजपा की जो बातें होंगी आरसीपी सिंह के साथ होगी ना। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो हर बात राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके और अन्य दलों के तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत सारी बातें होती होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये जिम्मेवारी जरूर है कि हमारा जो लीडर है, हम जिसके लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं, अध्यक्ष बने हैं, उसके साथ शेयर करें। यही अंडरस्टैंडिंग जो गैप हुआ, जो मिसअंडरस्टैंड हुआ, कुछ लोग तो इधर उधर होते हैं, उसमें और भी बढ़ा चढ़ा कर दिया। तो अच्छा, ये मंत्री बनने में मुख्यमंत्री जी की उनकी कितनी भूमिका थी? मुख्यमंत्री जी को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जानते थे हम मंत्री बने केंद्र में। आरसीपी जी उस दिन हीरो हो गए होते जिस दिन एक मंत्रालय के बात किया या तो सिरे से खारिज कर देते जी, और नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति को बना खुद नहीं लड़ते, खुद नहीं बनते। और उस दिन एक हीरो बनने का उनकी चांस आया था कि जिस दिन बनना था, भाजपा की गठबंधन भी बची होती और आरसीपी का त्याग आरसीपी को आगे ले जाने के लिए बहुत सहायक हो गया होता। आरसीपी जी की वही चूक हुई। जब लीडर को ये चीज़ें पसंद न हो तो लीडर के अनुरूप ही नहीं बल्कि 2 कदम आगे जाकर ऐसा फैसला लेना चाहिए कि लीडर गदगद हो जाए। राजनीति तो ही कहती है कि एक नीतीश कुमार की जॉर्ज साहब के बाद एक खड़ी की गई पार्टी जिसका मेन स्तंभ नीतीश कुमार है। हम मिनिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं, हम अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। सच्चाई है कि क्षेत्रीय दलों की धुरी एक है, उसके इर्द गिर्द ही हमको चलना पड़ेगा। हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को और ग्रो करने के लिए। आरसीपी जी ने थोड़ी चूक जरूर हुई, जिसका नतीजा है कि आज थोड़ा किनारा दिख रहे हैं। एक सवाल लगातार बनता है कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है, आपको क्या लगता है? 4 मंत्रालय आपने संभाला है।
नहीं, ये देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य मत कीजिए। हम लोग तो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, देश की सभी जगह सभी राज्यों में हम लोगों ने घूमा है। सब जगह आप अधिकारी जहाँ जाएंगे वहाँ यही पाएंगे। केंद्र में आज आप जाइए, हम लोग तो बैठते हैं केंद्र में, बहुत केंद्रीय मंत्री भी हैं हम लोग जिसके यहाँ बैठते हैं, उनसे यही सुनने को मिलेगा कि सुनता कौन है। तो जब देश की ब्यूरोक्रेसी, जब केंद्रीय मंत्री जब ये रो रहे हैं, हम लोग सामने कह रहे हैं, तो ये सिर्फ कहना कि बिहार में अफसरशाही है, ये बेईमानी हो जाएगी। अफसरशाही सभी जगह है। और पहले ये क्यों नहीं था? हमको लगता था कि पहले इतनी योजनाएं, इतनी आकर्षक चीज़ें नहीं चलता था, और सारे क्रियान्वयन पदाधिकारी के रूप में ब्यूरोक्रेसी ही है। क्रियान्वयन तो इन्हीं लोग करना है, हम तो नीतिगत फैसला लेते हैं। तो क्रियान्वयन करने के क्रम में इनकी अपनी जो भूमिका होती है, लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और करने वाले कोई हैं। मैंने टेंडर किया गया तो आम आदमी की सरोकार जो होता है, कुछ बिजनेसमैन की सरोकार ब्यूरोक्रेसी तक सीमित रहता है, और उस पर उनको, जब आपसे नहीं डर रहे हैं, मंत्री से नहीं डर रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो फिर जनता के काम वो कैसे कर पाएंगे? नहीं देखिए, ये तो बहुत विचार करने लायक बात है। हम खूब सुंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात यदि अफसर नहीं सुनेंगे तो उस नेता की लोकप्रियता तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हुई है अफसरशाही की वजह से? नहीं, ये भाई बिल्कुल सही है। कुछ लोकप्रियता हमारी जो गई है, चूँकि सत्ता के शीर्ष की कुर्सी पर बैठकर नीतीश जी ने दिन रात काम किया है। मैं यही कहता हूँ लोगों के बीच में कि बताओ, इस बिहार को इतना सुंदर बिहार, स्वर्णिम बिहार, बेहतर बिहार बनाने वाले व्यक्ति कोई इतनी शिकायत कैसे हो गई? ये बहुत सरप्राइज है कि जिस बिहार की गांव-गांव में रोड बन गया हो, गली बन गया हो, बिजली लग गया हो, गांव और शहरों की दूरी जो बहुत दिखता था वो बहुत नज़दीक हो गया। जो सुविधा शहर में है वो सुविधा आपका गांव में हो गया। एक का बाहुबली संस्कृति खत्म करने वाला व्यक्ति का नाम बुलडोजर पड़ गया, एक बाहुबली संस्कृति कंप्लीट खत्म कर दिया, और उससे लोगों की नफरत हो गया। बहुत दो ही एक ही मुद्दा की बात कर, क्या कारण रहा हो? बिहार में बाहुबली संस्कृति खत्म हो गया नीतीश जी के राज में, ऐसा किसी से पूछेंगे तो कहेगा। लेकिन इसका नाम बुलडोजर बाबा में ही पड़ा जी। तो एक देखिए, टेक्निकल आदमी ने कोई काम किया, स्वतः बड़े बड़े धुरंधर, यहाँ बाहुबली का नाम हम लोग सुनते थे, अब कोई नहीं, वो खेती बाड़ी करते हुए मिल रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। वही काम योगी जी ने किया, उनका नाम बुलडोजर बाबा हो गया। 80% गांव में बिजली लगाने वाले योगी जी, 80% गांवों में अभी तक रोड बनाने वाले योगी जी की लोकप्रियता कहाँ चली गई है? 100% गांव में बिजली लगाने वाला, 100% गांव में रोड बनाने वाले, बाहुबली संस्कृति समाप्त करने वाले लोग की लोकप्रियता, उनके विधायक उनकी लोकप्रियता को फैला रहे हैं। आप लोग नीतीश जी के साथ, बिल्कुल आप लोग नहीं फैला रहे। जो बात मैं कहना था, हमेशा हम लोग कहते हैं कि शायद हम लोग ठीक से उपयोग सोशल मीडिया को नहीं कर रहे हैं, शायद हम लोग मीडिया का जो तरजीह देना चाहिए हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। हमारी मैसेज पहुंचाने का सोर्सेस मीडिया है, और हम अपने मीडिया को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं जब भी बैठता हूँ, चुनाव आता है तब, या जब भी मैं पार्टी फोरम पर बात करता हूँ, इस बात को कहता हूँ कि हमारे कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की भूमिका जिस दिन मीडिया को हो जाएगी, नीतीश कुमार जी फिर से उस शीर्ष के नेतृत्व का और लोकप्रियता जो है देश में पाएंगे। छोटी सी स्टेट में मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 बार कर रहे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार देश का नंबर 1 यदि मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका थी। मीडिया अपनी भूमिका से क्यों बाहर हुई, ये हमारे लिए सोचने की विषय है। मीडिया की तरजीह देने में हमें कहाँ चूक हुई, मीडिया तक अपनी बात पहुँचाने में हमें कहाँ चूक हुई? आप लोग चूके या भाजपा आप लोगों पर हावी हो गई? एक बात हम लोगों ने, ये बात हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि शायद मीडिया हाईजेक हो गई है भाजपा से। जितने नेशनल चैनल है, राष्ट्रीय स्तर के चैनल है, सोशल मीडिया के द्वारा तो हमारी बात कुछ पहुंच भी रही है। और उसकी हम एक एग्जाम्पल आपको दें, राहुल गांधी जिस अभियान को लेकर चल रहा है, यदि ये लोकप्रियता यदि नरेंद्र मोदी को मिला होता, अब तक ये देश पागल हो गया होता उत्साह से।
मैं जो देख रहा हूँ पूरी साउथ में से लेकर नॉर्थ तक, उत्तर प्रदेश जहाँ पर उसकी अपनी कोई विधायक एमपी नहीं है, इतनी बड़ी लोकप्रियता, रात दिन अभी नरेंद्र मोदी रहते तो नेशनल चैनल और राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनल चला दिखाता है। लेकिन सोशल मीडिया ही एक है जो राहुल गांधी जी की इस लोकप्रियता को कुछ लोगों तक पहुंचा दिया, नहीं तो ये मीडिया नेपथ्य में चली गई है राहुल गांधी के लिए। अच्छा, 2020 में एक मॉडल आया, चिराग मॉडल, आपने कई बार जिक्र किया। पहली बार आप ही विरोध करने वाले हैं जदयू की तरफ से, आपने मोर्चा खोला और भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराया कि आपने मेरे साथ गद्दारी की है। 2020 के चुनाव का अगर रिकॉर्ड बता दें तो विजय मंडल 51,313 वोट और राजेंद्र सिंह लोजपा से 51,313, मतलब 8,000 के आसपास का अंतर, 800 या 8,000 के आसपास का अंतर रहा। 57,000 मंडल का था, 57,000, यानी 8,000 का अंतर था। आपको वोट आया 27,252। क्या लगता है कि ये जो वोट आपका गड़बड़ हुआ, ये किसने किया? आपको अंदाजा नहीं था कि आपके क्षेत्र में गड़बड़ हो रहा है? एकदम नहीं था। देखिए यही तो बात है कि हम सहयोगियों को उस नज़र से कभी देखा नहीं और ऐसा धोखा कभी सहयोगी किया भी नहीं था। यदि कोई नया सहयोगी होता, 2015 में मुझे डर लग रहा था, जब हम महागठबंधन में मिले थे तो डर लग रहा था जनता देगी या नहीं, लेकिन ज्यों ही भाजपा में हम लोग आए तो किसी प्रकार के डर नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारा वोट और भाजपा का वोट वहाँ बराबर था जी। हमारा वोट कौर से रालोसपा लड़ गया, जो हमेशा वोट कुशवाहा का हमारा होता था। 18,000 वोट रालोसपा लड़ गया, एक वो जेडीयू का वोट चला गया 18,000 और हमारा वोट चला गया 50,000। इसमें राजेंद्र जी की अपनी एक भी वोट नहीं है। यदि मैं लड़ा हूँ तो जो 27,000 जो वोट देख रहे हैं, न उसमें जेडीयू का वोट है, मैं कहा हूँ अपने दल में भी कि न उसमें जेडीयू का वोट है न भाजपा का वोट है। जेडीयू का कौन वोट है? 100% कुर्मी वोट मेरे साथ है। मेरे यहाँ कुर्मी की वोट 6 से 7,000 पोल हो, मतलब कुर्मी वोटर नीतीश कुमार को देखकर वोट करते हैं। बिल्कुल करता है। सवर्णों का वोट आपसे क्यों छिटक गया? चिराग की मेरा इसमें सबसे अधिक सवर्ण का वोट है। मैं चिराग को किसका वोट मिला? चिराग का वोट ही भाजपा को मिला। जो हमारे यहाँ वैश्य समाज का पोल वोट होता है मेरे यहाँ, करीब करीब हमको 22 से 25,000 वो वोट चिराग को मिल गया। चिराग को मिल गया। 10 से 12,000 वोट मिलता है पासवान जी को मिल गया और हमारे में 50-50 वोट बट गया। 50% हम लिए और 50% वो लिए, तो सिंपल चीज़ है कि वोट 50,000 हो गया। अच्छा, आपको सच में ये लगता है कि चिराग पासवान को भाजपा ने ही खड़ा कराया पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ? देखिए, भाजपा कोई इस दल का प्राथमिकता है ही नहीं। अब लोजपा, क्योंकि लोजपा की औकात क्या है हम सभी राजनीति करने वाले लोग जानते हैं। इनकी ताकत है प्रत्येक विधानसभा में 8,000 से 10,000 है। इसीलिए रातों रात जो चिराग को हीरो बनाया गया, हम यही बात हमेशा कहते थे कि चिराग जी रामविलास जी का बेटा है। रामविलास जी की वोट से नहीं आका, उसे एक पर्सनालिटी था। जैसे जगजीवन राम के बाद कोई एस्टेब्लिश लीडर दलित में कहा जाएगा तो उस लेवल में रामविलास जी थे। आप उसका नाम भुना रहे हैं, लेकिन भाई पार्टी के नाम पर लोजपा से क्या डर होगा? लोजपा तो हमेशा लड़ते रहता है हम लोग के विरोध में। इसके पहले भी लड़ा था बागी होके, और मेरे साथ 4 राजपूत लड़े थे। मैं शाहाबाद का 2010 का सबसे टॉपर थे। पूरी शाहाबाद में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले हम थे। तो ये लोजपा कहीं प्रासंगिकता में है ही नहीं। ये कहना कि मैं लोजपा की वजह से हार गया, नहीं, भाजपा ने डायरेक्ट वोट लोजपा को दिया। मैं इसलिए कहा था कि डायरेक्ट भीतरघात भाजपा किया है। भाजपा क्यों भीतरघात करेगी? उसको तो सरकार में आना था ना बिहार में। देखिए, भाजपा नीतीश जी को सारे सीट पर हरवा के भाजपा कैसे? देखिए, इस राज्य की मैं बता रहा हूँ, इस पूरी राज्य में भाजपा को बर्बाद बिहार के प्रांगण में भूपेंद्र यादव ने किया है। और भूपेंद्र यादव ने जिस राजनीति को कर रहे थे, ये उनकी एक राजनीतिक भूल थी। बिहार के दृश्य को समझे नहीं थे। उनको दिमाग में था कि नीतीश कुमार जी को हरा देंगे तो स्वाभिमानी हैं, 25-30 के हो जाएंगे, हम लोग का अलग रहेगा। उनकी सोच तो ये थी कि शाहाबाद में जेडीयू हारेगी और भाजपा जीतेगी। अब 2 दिन पहले हम लोगों ने जहाँ जहाँ भाजपा लड़ रहा था, हम लोगों के नेता ने कभी नहीं कहा कि भाजपा हराओ। चुनाव के समय ये पता था
गुलाम रसूल बलियावी आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमें जानकारी थी, हमने नीतीश कुमार को बोला, नीतीश कुमार ने कहा कि थोड़ा दिन नहीं, ये जानकारी नहीं थी। देखिए हम लोग को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम लोग लगातार जीत रहे थे। लेकिन चुनाव के 4 दिन पहले इस बात की पूरी तरह जानकारी हो गई। 4 दिन में कुछ नहीं कर पाए। अब 4 दिन में हम लोग यही कर पाए कि एक भी भाजपा को नहीं जीतने दिए। जितना हम हारे हैं, जहानाबाद का मैं प्रभारी था, अरवल का प्रभारी था, नवादा, ये सब 0 हैं। अरवल, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, एक भी भाजपा नहीं है। मतलब एक भी हम लोग नहीं तेजस्वी को आपने 80 के आसपास सीटें दिला दी। बिल्कुल दिए। मैं तो यही कहता हूँ, जो भाजपा कह रही है, आज तेजस्वी को बोल रहा है कि नेता बना दिए नीतीश जी, हम लोगों ने देखा है 1.5 साल पर भी सरकार को बदलते हुए। सीट तेजस्वी जी को हमारे यहाँ से मिला है, मगध प्रमंडल और पटना प्रमंडल में जी आपने दिया है, और आपकी गलती से हुई है। आपका एक भी वोट जेडीयू में न जाना, हम तो सिर्फ हराने पर वोट काटे हैं आपका। हर जगह हम लोग 4 दिन में कॉल किए कि भाजपा एक भी वोट हम लोग को नहीं दे रही है। तो नहीं दे रही तो इतना तो जरूर है कि 2-4-5 हज़ार वोट आपका कैसे नहीं, 2-4-5 हज़ार वोट काट दिया गया, हार गए आप। तो जो हार का मार्जिन 1000-2000 बहुत जगह पे रहा है, बहुत रहा है। तो इसका कारण नहीं हुआ कि आप पूरी ताकत लगाए, हम पार्शियल फोर्स लगा दिए तो आप हार गए। देखो हमारे नेता नहीं लगे, इनका लीडर लगा, इनकी ऑफिस लगी, भाजपा की ऑफिस लगा, और हम लोगों में सिर्फ कार्यकर्ता लगा, लीडर भी नहीं जान। लीडर कभी नहीं धोखा किया। कि होने के बाद हम लोगों ने कहा था अपने मुख्यमंत्री को कि सर हम लोग हार गए थे, अब भाजपा फाइल लेके विधानसभा पहुंचता तो रोज मरते और रोज जीते। ये ताकत बताए कि देखो अपने साथियों से धोखा करोगे तो धोखा खाओगे भी, दोगे नहीं। हम लोगों ने एक जवाब सिर्फ दिया था। अच्छा, 2020 चुनाव के बाद कई बार परिवर्तन हुए कुछ 2022 में नीतीश जी फिर गठबंधन तोड़ चुके हैं और अब राजद के साथ हैं। क्या लगता है इस गठबंधन टूटने के पीछे का क्या कारण है? नहीं, इस गठबंधन में तो आप भी देख रहे होंगे जिस प्रकार से 2020 वाला मामला, 2020 के सरकार 2020 के शिकार 2 साल बाद आप देखिए। एक बात है, नीतीश कुमार जी यदि ये गठबंधन चलाने का इनको जरा सा भी सोच होता तो इसमें नंदकिशोर जी को सामने रहना चाहिए था, सुशील मोदी जी को रहना चाहिए था, अच्छा प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी को रहना चाहिए था। देखिए बनना नहीं, कुछ मैच्योर्ड लीडर जब नहीं रहेंगे गठबंधन के सहयोग में, ये जितने नए नए जीत करके आए, ये इतने उन्मादी लीडर, देखिए हम लोग भी नीतीश जी का आज तक मैं इतना कमेंट किए होंगे, शब्दों की सजावट में कभी भी ऐसा स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है कि हम लोग किसी को गाली दे दिए होंगे, किसी को ऐसा बोल दिए होंगे। मैं देख रहा था जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जिस नासमझी का परिचय दिया जा रहा था, आप एक सहयोगी हो, आपको अपनी बातें कभी सहयोगी को कुछ वार करना होगा तो एक उचित प्लेटफॉर्म है। विधायक दल के मीटिंग में करते, आपका अपने दल का मीटिंग में कुछ बात करते, लेकिन जो भी बात बिहार काम कर रहा है, आप कह रहे हो कि सारा काम तो हमारा केंद्रीय मंत्री, आप कर क्या रहे हैं भाई, आप क्या बता रहे हैं? बिहार को एक व्यक्ति के हवाले श्रेय नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप हम राजनीति करते हैं, हम काम कर रहे हैं, हम श्रेय के लिए ही काम कर रहे हैं कि सब इतना तो मिले कि हम अच्छा काम किए हैं। तो ये जो कैबिनेट की साथी रह करके इस प्रकार की बर्ताव करने लगे तो हम लोग को भी अनुचित लगा। इस गठबंधन में सबसे बड़ी चीज टूट के कारण मैं बताता हूँ, हारे हुए प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो हुआ सो हुआ, खुद हम लोग को समझाए थे कि जो हुआ सो हुआ, आप ही लोग कहते हैं कि भाजपा गठबंधन रहना चाहिए, तो जरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता है। पार्टियों के विरुद्ध में भी जाते हैं लोग, फिर पार्टी में भी आते हैं। आज के दिन में उपेंद्र कुशवाहा का प्राथमिकता है। हमने चुनाव हारा था, उस समय भी बोला था कि अब हमारे पास लौकुश समीकरण एक विकल्प है जो मजबूत पार्टी का मूल में रहा। स्वर्ण आभूषण के तरह सजे थे तो सत्ता की शीर्ष की कुर्सी, स्वर्ण तो जदयू से नाराज है ना, कोशिश तो हमारी ये है। हम कार्यकारिणी के मीटिंग में भी बोला था, जब चुनाव हारने के बाद पहली कार्यकारिणी हुई थी तो मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष बोला था कि मुख्यमंत्री जी, समता पार्टी के मूल की कुछ बातें याद दिला देना चाहता हूँ कि समता पार्टी जब बनी थी तो लौकुश समीकरण था, निर्णय लेना पड़ जाएगा। मैं तो अपनी बात ये कहा था कि अब आप कोई निर्णय लीजिए,
और नहीं तो मैं बाध्य होकर मैं स्वयं निर्णय भाजपा आपके विधायकों को भी तोड़ना चाहती थी आरसीपी सिंह के माध्यम से। बिल्कुल। देखिए ये चीज़ें, यही बात मैंने कहा, एक अटल जी की शासनकाल जहाँ भाजपा यहाँ अधिक सीट जीतती थी और नीतीश जी को हीरो बनाया गया। आप उस दिन कह सकते थे कि नीतीश जी आप परेशान किए हैं, लेकिन अटल जी ने कभी नहीं कहा कि मैं नीतीश परेशान किया हूँ। ये क्या सोच था, क्या बड़प्पन था। आप एक देश चलाने वाले इतने बड़े पार्टी हो, इतनी छोटी हरकत क्षेत्रीय दलों से होती रहती है। एक बड़े दल का बड़ा दिल और बड़ा गंभीरता के साथ उसकी अपनी होनी चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे विचारधारा जिसको चाणक्य का, अब अमित शाह जी चाणक्य बने हुए हैं देश के। आप सोच सकते हैं इस देश की इतनी इंटेलेक्चुअल क्लास है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमको कोई कह दे कि हमें राजनीति करूंगा चाहे नहीं करूंगा, लेकिन अमित शाह जैसे व्यक्ति को हम चाणक्य कह देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं इलिटरेट और मुझे किसी प्रकार का पढ़ाई का ज्ञान नहीं है। आप अमित शाह क्या है चाणक्य, किस बात नीतीश जी को चाणक्य मानते हैं? देखिए नीतीश जी को चाणक्य मानने पर मैं गौरव भी फील करूंगा। नीतीश कुमार एक एडुकेटेड व्यक्ति है, राजनीति की इतनी बढ़िया अनुभव है और राजनीति के इतने बड़े तबकों के साथ ही राजनीति किए हैं, इतने बड़े लोगों के सानिध्य में ही पले बढ़े हैं, इनको कहने में गौरव होगी। मतलब बार बार सरकार बदल देते हैं, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, इसको चाणक्य कहते हैं। देश की कई भटकाव हम लोगों ने देखा है, 1.5 साल पर भी सरकार को बदलते हुए देखा है। आई के गुजराल जी आ गए थे, ये कभी कभी भटकाव है, कभी परिस्थितियों का। इससे हमारी इंटेलेक्चुअल और जो हमारी सोच है, जो हमारी राजनीतिक जो इतना है वो कम नहीं हुआ। ये भी एक चाणक्य मैं कहूँ इसलिए कह रहा हूँ। आप देख लीजिए जरा, आप 303 पर सरकार चला रहे हो, चाणक्य बने हुए हो, 43 पर सरकार चला रहा है, कैसे चाणक्य नहीं कहेंगे? आप इसको चाणक्य मानते हैं? कैसे चाणक्य नहीं कहेंगे? तो इसलिए वो चाणक्य है। चाणक्य इसी को परिभाषा दिया जा सकता है नीतीश जी को। लेकिन अमित शाह जी को हम चाणक्य कहने में मुझे हंसी आती है कि इतने लगता है कि बहुत बड़ा राजनीतिक सोच वाले लोग हैं। कहीं पढ़ाई लिखाई से भेंट हुआ है कि नहीं हुआ है जी, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल लगातार घूम रहा है। आपने कहा कि बयानबाजी गलत होती थी, अभी भी बयानबाजी सरकार में गलत हो रही है। सुधाकर सिंह ने जिस शब्दों का प्रयोग किया आपके समाज के हैं, आपके समाज के लोग अब उनको हीरो बता रहे हैं। नहीं, हीरो नहीं, एकदम हीरो बता ही नहीं सकते हैं। देखिए हीरो हमारा समाज का ऐसा होता ही नहीं है जी। एक देखिए सुधाकर जी को बहुत अच्छा अवसर मिला था। अपने समाज की बात कहें, इस समाज में से आते हैं, उस क्षेत्र में समाज में कृषि योग्य भूमि है, तो उन्होंने तो किसानों को उठाया था। इस समाज में हीरो बनने का उसको बहुत अच्छा अवसर मिल गया था जी। आपको इतना बढ़िया पोस्ट मिल गया था, आप समाज में बैठ करके आप हीरो बन जाते हैं। किसानों के बीच में बैठ करके किसान की बहुत बड़ी काम कर देते हैं। आप इन छोटी छोटी बातें बोल करके, छोटी बात जो एकदम शब्दों का कहीं से सजावट ना हो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे एकदम नॉन पॉलिटिकल हो गए हो। वो तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात आपको बताते हैं। कर रहे हैं। तब मैं वही इसीलिए कहता हूँ कि हमारा समाज चाटुकारिता नहीं करता है, राजनीति करता है, और नहीं तो फिर कोई काम जो भी मतलब करता है आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह तेजस्वी जी की चाटुकारिता। देखिए ये वही है, आप एक किसी को गाली इसलिए दे रहे हो कि हमें ये खुश हो जाएंगे। ऐसा जिंदगी में कभी राजनीति हम लोग नहीं करेंगे कि किसी को खुश करने के लिए किसी को गाली दे देंगे। यही चीज़ मैं अपने समाज के भी लोगों को और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं मैं आग्रहपूर्वक कहूँगा कि राजनीति विचारधाराओं से, कर्मों से चलती है। गाली देकर नेता को अपने को खुश करने का आदत छोड़िए, ये चाटुकारिता की संज्ञा में आ जाएगा। आपके क्षेत्र के विधायक यानी आपके खिलाफ जो लड़े थे, अभी विधायक हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया और कहा कि इस तरह का बयान नीतीश जी से सरकार जो चला रहे हैं वो नहीं चल रहा है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई काम नहीं हो रहा है। दोनों काम कैसे चलेगा? सरकार में रहेंगे और इस सरकार को गाली देंगे। देखिए साहस छोड़ने का तो छोड़ दो। हम लोग जिस दिन ये मन में आ जाएगा कि सरकार पसंद नहीं है तो मिनट देर नहीं लगेगा, छोड़ दूंगा, और छोड़ के जो गाली देना होगा मैं दूंगा विरोध में जाके। लेकिन मैं जब तक रहूंगा तो ऐसा स्लिप ऑफ टंग नहीं करूंगा और मैं नासमझी का परिचय नहीं दूंगा कि मैं यहीं रहूंगा भी और को गाली भी देंगे। ये नहीं चलेगा।
इसी घटना चक्र में हम लोगों ने भाजपा को छोड़ा है, दूसरी चीज पर नहीं छोड़ा है। भाजपा के कुछ मंत्रियों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार पर ओछी कमेंट करने लगे, उससे बड़ी ओछी कमेंट हो रही है जी। ये निश्चित है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी नहीं कहते हैं कि लालू जी कार्रवाई करेंगे। कैसे लालू जी कार्रवाई करेंगे? वो तो बीमार हैं, किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उस हाल में कोई नहीं, इसमें तेजस्वी जी को स्वयं देखना पड़ेगा। नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी चूँकि अपने पिता का बहुत आदर करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में हैं, इसलिए उस नाते उन्होंने कहा है। लेकिन तेजस्वी जी इस बयान से आहत हैं, उन्होंने बयान भी दिया है, और मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई होना निश्चित है जी। तो ऐसे नहीं चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में कितने प्रासंगिक हैं? नीतीश कुमार का 15 वर्षों तक 14 वर्षों तक विरोध किया, सड़कों पर घूम घूम कर, पूरे देश में घूम घूम कर विरोध किया। अब नीतीश कुमार यानी आपके दल में हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, ये नहीं माना जाता है कि हमसे अलग हो गए तो तारीफ किसी करेंगे, लेकिन आएंगे तो फिर तारीफ ही करना होगा, आखिर इस पार्टी के साथ चलना होगा। ये मुद्दा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता है, पार्टियों के विरुद्ध में भी जाते हैं लोग, फिर पार्टी में भी आते हैं। आज के दिन में उपेंद्र कुशवाहा का प्रासंगिकता है। हमने चुनाव हारा था, उस समय भी बोला था कि अब हमारे पास लौकुश समीकरण एक विकल्प है, जो समता पार्टी का मूल में रहा। स्वर्ण आभूषण के तरह सजे थे, तो सत्ता की शीर्ष की कुर्सी बैठी। स्वर्ण तो जदयू से नाराज है ना। कोशिश तो हमारी ये है, हम कार्यकारिणी के मीटिंग में भी बोला था, जब चुनाव हारने के बाद पहली कार्यकारिणी हुई थी तो मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष बोला था कि मुख्यमंत्री जी, समता पार्टी के मूल की कुछ बातें याद दिला देना चाहता हूँ कि समता पार्टी जब बनी थी तो लौकुश समीकरण था और स्वर्ण पूरी आभूषण के तरह सजे हुए थे जी। और इतनी खूबसूरत ही बना कि सत्ता की शीर्ष की कुर्सी तक आया। बाद में हमारे साथ अति पिछड़ी, दलित, महादलित भी आए। फिर हमें लगता है कि हमें अपने मूल की तरफ जाना पड़ेगा, हमें उस रूठे हुए साथियों को मनाना पड़ेगा और लौकुश समीकरण को मजबूत करके सवर्णों को फिर से आभूषण बनाएंगे और हम दलित और अति पिछड़ा को लेकर चलेंगे तो निश्चित है कि हमारी लोकप्रियता भी वापस आएगी और सत्ता भी बरकरार रहेगी। 24 के लिए नीतीश जी तैयार हो रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, नीतीश जी की मंशा भी नहीं, हम लोग जब भी बैठते हैं देखते लगन सिंह ने तो कल परसों ही बयान दिया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से विशेष होगी, लेकिन जो हम लोगों तक जो बात पहुंचती है, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि उनकी ये मंशा जरूर है कि सत्ता बदले, व्यवस्था बदले। ये जरूर है कि फिर से गोलबंद हो, समाजवाद विचारधारा पर जितने लोग पार्टियां बनी हुई है और भी जो इस भाजपा विरोधी जो हैं, इन ताकतें हैं, उसको एक साथ हो और नेतृत्व कोई करे। ये बार बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री की कोई शौक नहीं है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हो, सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन हो, इसके लेकर के उन्होंने कहा है। और ऐसा कहीं नहीं बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आप जदयू में हैं तो इस बात को लेकर आप भी सोचते होंगे कि नीतीश जी के बाद जदयू का मुख्यमंत्री बने, जदयू लंबा चले। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या लगता है कौन से वैसे नेता हैं जदयू में जो उस लायक हैं? देखिए, प्रोजेक्टेड लीडर भी कोई नहीं है। अभी नीतीश जी को हटा दीजिए तो सीएम बनने की चेहरा अभी किसी को, एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना होगा, तभी सर्च करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा तो लंबे समय से सीएम के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, काफी अनुभव है। उपेंद्र जी हम लोग के दल में यदि होगा तो एक विचार होगी पार्टी। डिप्टी सीएम बनने की चर्चा भी चल रही है। नहीं, डिप्टी सीएम चर्चा में है। उपेंद्र जी अनुभवी लीडर हैं, वो भी एक पार्टी चलाए हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कोई एक विकल्प नहीं, कई विकल्प यदि खोजेंगे विकल्प के रूप में तो इसमें कई चेहरा मिलेंगे। लेकिन अभी किसी को प्रोजेक्टेड लीडर कह दे कि नीतीश कुमार के बाद ये सत्ता संभाल लेंगे, तो इसे देखना पड़ेगा कि जो टोटल जो लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न प्रकार के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए एक सिरे पर ये कहना कि के बाद समाज स्वीकार करेगा। देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ स्वर्ण समाज के स्वीकार करने से
ये सत्ता के शीर्ष की कुर्सी भेटा जाएगी ऐसा कहीं दिखता नहीं है। इसलिए सभी समाज के लोग यदि किसी एक व्यक्ति को मान लेगा तो सीएम का उम्मीदवार हो तेजस्वी को जाएगा। आप कितना मानते हैं मुख्यमंत्री के लिए? अब नीतीश जी के बराबर हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए तो नीतीश जी के कार्यकाल को आगे बढ़ा पाए? देखिए एक बात है, जो युवा है, अनुभव है, जिस बात को इतनी दाग लगी हुई पार्टी, जी, दाग कहीं दिखा है चाहे नहीं दिखा है, मिटाने की लेकिन कोशिश जो कर रहे हैं। पूरी जितने भी पार्टियां रही है एक सिरे से जिसको इतनी घायल किया है, और उस दल से एक निकला हुआ नौजवान इतना संयमित ढंग से काम कर रहा है, इतनी व्यवहारिक ढंग से काम कर रहे हैं, सबकी बात करता हो, जो A to Z के बात करता हो। और मैं देख रहा हूँ विधानसभा से और बाहर भी कभी झुझलाहट नहीं, गुस्से में कोई बात नहीं बोलना, लोगों की बात से बहुत एग्रेसिव न होना, ये अच्छे राजनीतिज्ञ का गुण है। नीतीश जी तो एग्रेसिव हो रहे हैं। देखिए नीतीश जी भी कभी एग्रेसिव नहीं रहे हैं, इन दिनों जरूर कुछ है जी, और उसका पीछे मैं समझता हूँ कि एक दर्द भी हो सकता है। मैं क्या दर्द इतना हो अच्छा सकता है? काम कर रहा हूँ। भाजपा वाला दर्द है क्या? नहीं, जरूर है, भाजपा ने तो बहुत दर्द दिया है, जी। सही मायने पूछिए तो भाजपा ने बहुत दर्द दिया है, लेकिन तेजस्वी एक अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, और नीतीश जी का आशीर्वाद भी है। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? क्या लगता है 24-25 को लेकर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए हम लोग तो एक वो ऐसे बंधे हुए लोग हैं कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम लोग दल बदलने वाले लोग नहीं हैं। दल से नाराज हो सकते हैं, दल में अपनी भविष्य की भी तलाश सकते हैं, भविष्य कभी अंधकारमय भी दिखने लगता है जी, लेकिन संघर्ष पर हम लोग विश्वास रखते हैं। इस दल को हम लोग ठीक करने के लिए अभी हमारा लीडर है नीतीश कुमार जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से इस दल को मजबूत दल के रूप में स्थापित करेंगे, और उनके द्वारा जो भी अभियान चलेगा उस अभियान का एक साथी के रूप में मैं काम करते रहूँगा। 2020 में आप गठबंधन से अलग हुए थे, माफ़ कीजिएगा, 2020 में आपने जब चुनाव लड़ा और जो प्रकरण हुआ उसके बाद क्या लगता है कि कौन कौन सी वो बातें थी जो बची रह गई जिसको आप आगे पूरा करना चाहेंगे? नहीं देखिए, एक तो मैं दिनारा के सभी साथियों से बोल दिया था, अपने जो हमारा कोर टीम है, कि देखो ये मेरा लास्ट चुनाव है और हम लोगों को कुछ चेंज करना पड़ेगा राजनीति में। देखते हैं 80-80 साल तक लड़ते रहते हैं। मेरा घोषणा था कि दिनारा की चौथा चुनाव मेरा लास्ट चुनाव होगा और मैं अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब अब लोकसभा लड़ेंगे? ये फैक्ट था, और मैंने ये भी कहा था लोकसभा का चुनाव टिकट मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, मैं पार्टी में काम करूंगा, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा ये 2020 का घोषणा था कि ये मेरा लास्ट विधानसभा चुनाव है, इसके आगे मैं जरूर लोकसभा का राजनीति कुछ मन में करूंगा। होगा ना कि अब आगे क्या करना है? नहीं, हम कुछ लोग बची हुई होगी जो इच्छाएं होंगी। देखिए हमारा मकसद ही था कि चौथी बार के बाद मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, केंद्र की राजनीति करेंगे। चुनाव हम लोग हारे हैं, लेकिन अभी भी जो मैं डिसीजन लिया हूँ उसके इर्द गिर्द में घूमते रहता हूँ, क्योंकि मैं हम लोग एक पार्टी में हैं, पार्टी में एक लीडर हैं, उनकी क्या तय होता है उस पर हम लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वही हो जाएगा, लेकिन ये मैं जरूर सोचा था कि विधानसभा नहीं लड़ूंगा, तो ये मेरा अपनी इच्छा थी और उस इच्छा पर मैं कायम रहेंगे। जी, हमारे साथ सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह थे। इन्होंने स्पष्ट किया है अपने जीवन परिचय में कैसे इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और हालिया दिनों में राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं, खासतौर पे जदयू भाजपा का लंबा संबंध टूटा है और नया संबंध जुड़ा है, इनमें इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, ये क्या चाहते हैं, इन्होंने क्या महसूस किया, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। अगली श्रृंखला में फिर से एक बार किसी नए राजनेता, किसी नए पूर्व मंत्री से आपको मुलाकात कराएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।